हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 फरवरी एंड 24 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 12 लेक्चर आ चुके हैं। अब आपको देखना कैसी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नीचे सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश रिज्यूम ट्रेड टॉक। देखो क्या है कि आप जानते हो कि बांग्लादेश जब लिबरेशन हुआ था 1971 में, तो उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल टूट गए थे। क्लियर? क्योंकि पाकिस्तानी मेन कारण था जो भी बांग्लादेश में हो रहा था 1971 में। बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी किससे? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब क्या है, बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और शेख हसीना मैम इंडिया भी आ गई हैं। अब ये ना इंडिया के से मांगने रहे, अब ये किसके पास जा रहे हैं? वही कंट्री के पास जिसने इन पर अत्याचार किया था, और वो पाकिस्तान। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मांग रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर यूएसए सीक इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों? देखो, आप जैसे जानते हो कि 47th यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं, और उन्होंने क्या किया, ये टैरिफ के बारे में बड़ा डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी न्यूज को ले लीजिए, 80% ऑफ द डिसीजन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू द टैरिफ रिडक्शन और एनहांसमेंट ऑफ द टैरिफ। ये इनका मैटर है पूरा। 80% ऑफ द डिसीजन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू द टैरिफ। याद रखना, मैं आपको सच बता रहा हूं। अब क्या है, यूएसए ने, वी कैन से, इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि जो आप इंपोर्ट करते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए से, तो उस पर टैरिफ रिड्यूस करो, क्योंकि इवन इंडिया एंड यूएसए प्रोवाइडेड ईच अदर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो अभी इनका टैरिफ बहुत ज्यादा है, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे रिड्यूस होगा, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और इवन इंडिया कितना एक्सपोर्ट करती है यूएसए को एनुअली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और वो कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछोगे आप सर इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, आप जानते हो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था? वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात, थ्री टायर पंचायत और 3 टायर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। कैसे? डिवोल्यूशन ऑफ द पावर। आपको पता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या है, कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब ग्रास रूट लेवल पर अपनी पावर को वीकेंड से डिवाइड कर देगी और पंचायत को भी कुछ अथॉरिटी देगी, तो उसमें क्या होगा कि लोकल पीपल, जो ग्रास रूट लेवल पीपल है, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन पॉलिटिकल डिसीजन। समझे मेरी बात को? अब ये इंडेक्स क्या कहता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, और कौन सी स्टेट अच्छा कर रही है, और किस स्टेट ने टॉप किया है इन पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, याद बताऊंगा आपको। क्लियर? वुमेन पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन का काम क्या है। यूनाइटेड नेशन हमेशा वर्ल्ड में पीस रहे, बिल्कुल ये इसका काम होता है। इसके लिए जिस भी कंट्री में अगर कोई रीजन पर्पस की वजह से वार चल रहा है, या फाइट चल रही है, या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कंट्री में, तो यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजती है, और इस फोर्स में कई सारी वुमेन भी होती हैं। तो उन वुमेन के लिए पहली बार कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसको इंडिया होस्ट करेगी, जिसमें सारी कंट्री की जो जो फोर्स जा रही हैं, वुमेन फोर्स, वो सारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इस बार थीम क्या है, और ये कॉन्फ्रेंस कितने दिन चलेगी, और कहाँ होगी, और इंडिया इसको होस्ट करेगी, याद रखना। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट न्यूज, पाकिस्तान बांग्लादेश रिज्यूम ट्रेड। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि अभी क्या हुआ था, 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी। जैसे आपको मैंने कई बार बताया लेक्चर में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्लियर? जिसमें शेख हसीना, ये इंडिया आ गई थी। क्लियर? और इंडिया आते ही वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि
शायद 15-20 दिन बाद मेरा ये लेक्चर आ रहा है। अब ये लेक्चर रेगुलर चलेगा न्यूज़पेपर एनालिसिस का, क्योंकि मैं बिजी था, अब बिल्कुल फ्री हो चुका हूं। अब आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा। याद रखना, इंटरिम गवर्नमेंट बनी और इंटरिम गवर्नमेंट को हेड किसने किया? मोहम्मद यूनिस। नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको, याद रखना, मोहम्मद यूनिस। अब इन्होंने क्या किया, ये जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने, इन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जो कि एंटी हिंदू थे और एंटी अदर कास्ट, अदर रिलीजन थे, जैसे एंटी क्रिश्चियन भी थे, एंटी हिंदू भी थे, बट मुस्लिम के फेवर में थे। कैसे? कई सारे टेम्पल भी डिस्ट्रॉय करे गए। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, कई सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी किया गया। इन्होंने नहीं, बट लोकल पब्लिक ने, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कई सारी चर्चेस को भी डिस्ट्रॉय किया गया। कई सारे, इवन आप देखिए, कई सारे जो हिंदू मकान थे, हिंदू हाउस थे, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। क्लियर? बट इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस्कॉन टेम्पल का भी इशू हुआ था। इस्कॉन टेम्पल के जो कि महंत थे, उनको अरेस्ट कर लिया था बांग्लादेश में। क्लियर? क्योंकि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था। दैट इज ऑल्सो सेकेंड रीजन। और ये बार बार डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को इंडिया वापस भेजिए, वो इंडिया से बांग्लादेश वापस भेजिए, क्योंकि 2013 में इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन करी थी। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन करी थी। अब ये होता क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ, मेरे शॉर्ट वीडियो देखिए, सब मिल जाएगा। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी, अगर कोई भी पर्सन बांग्लादेश या इंडिया में सिटीजन है, अगर वो क्राइम करके दूसरी कंट्री में जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दूसरी कंट्री की, वो उसको भेजे। क्लियर? इसमें कई सारे इंडिया ने पॉलिटिकल रीजन दिए, इसमें कई सारे एक्सेप्शन केस भी थे, ऐसे प्रोविजन थे इस एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी में। अगर पॉलिटिकल नेचर होगा तो एक्स्ट्राडिट नहीं करा जाएगा, और इसमें पॉलिटिकल नेचर था। शेख हसीना एक पॉलिटिकल नेचर ही है, तो इसलिए इंडिया ने डिनाई कर दिया कि हम एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे शेख हसीना को, ये रीजन था। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, क्या है कि कई सारे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन तो बिगड़ गए, कई सारी कोशिश भी करी गई, बट बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन अब बिगड़ चुके हैं। अब इनको जरूरत पड़ेगी किसकी? कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, और इनको अब जरूरत पड़ी राइस की। क्या है? राइस की जरूरत पड़ी। क्लियर? अब ये किसके पास जाएंगे? इंडिया देने वाली है नहीं। इंडिया क्यों देगी? क्योंकि तुम सारे डिसीजन एंटी इंडियन ले रहे हो, एंटी हिंदू ले रहे हो, एंटी रिलीजन ले रहे हो, और इवन आप इंटरनेशनल लेवल पर चिल्ला रहे हो कि शेख हसीना को जो एक्स्ट्रेडिट नहीं कर रहे। इवन इन्होंने एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी साइन करके रखी है बांग्लादेश के साथ, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चिल्ला रहे हो इंडिया के खिलाफ। अब आप उम्मीद रखते हो कि इंडिया आपको राइस देगी? नहीं देगी। तो इंडिया से मांग नहीं पा रहे। अब ये गए किसके पास? जो 1971 में जिस कंट्री ने अत्याचार किया था इनके ऊपर, पाकिस्तान कंट्री के पास गए कि आप राइस हमको इंपोर्ट करना है, हमको 50,000 टन राइस दीजिए, 50,000 टन राइस एक्सपोर्ट करिए, पाकिस्तान से बोला, और बांग्लादेश को। क्लियर? इनको दो फेज में। कौन कौन से फेज? एक भेजा जाएगा 25,000 टन, और सेकंड 25,000 टन। क्लियर? दो फेज में ये भेजा गया, याद रखना। अब भेजने के साथ क्या हुआ मेरे दोस्तों, कि ये तो भेज दिया, एक फेज तो आ गया, दूसरा फेज भी आने वाला है। बट ये देखिए बांग्लादेश की थिंकिंग देखिए, जिस कंट्री ने 1971 में मदद करी, उस कंट्री के खिलाफ तुम डिसीजन ले रहे हो, और जिस कंट्री ने तुम पे अत्याचार किया, उस कंट्री से तुम मदद मांग रहे हो। इवन इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि अगर इंडिया से कोई भी दुश्मन कंट्री भी मदद मांगेगी तो इंडिया मदद कर देती है, क्योंकि इंडिया हमेशा पीस कंट्री है, हमेशा मदद करती है दूसरी कंट्री की, और न्यूट्रल रहना पसंद करती है। बट इनको अभी अकल नहीं आ रही है, बराबर इंडिया से ये रिलेशन बिगाड़ते जा रहे हैं, एक सिर्फ ओनली शेख हसीना मैम के पीछे। शेख हसीना मैम ने रिजर्वेशन के ऊपर जो इशू हुआ था, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चला था, इवन आप देखिए उस टाइम आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा हो, मैंने लेक्चर आपने देखे हो 2-4 महीने पहले,
तो आपने देखा होगा कई सारे प्रोटेस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी चले गए थे। इवन शेख हसीना का सामान, जो शेख हसीना उस टाइम फॉर्मर पीएम है, बांग्लादेश की थी, उनका सामान पीएम हाउस से लेकर आ गए थे। ये न्यूज़ में आपने कई बार देखा होगा। तो ये बांग्लादेश की हालत हुई थी। ये लोग पाकिस्तान के पास गए हैं, फिर से ये कुछ ना कुछ होगा इनके साथ। पाकिस्तान कुछ ना कुछ नेगेटिव करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद फुक्कड़ है, उनके पास खुद नहीं है, तो वो क्या दूसरों की मदद करेगी। पर दे रही है क्योंकि क्या है कि उसकी स्ट्रेटजी है कि प्रॉक्सी वार करना, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ओनली एक ही जानती है, फ्रंट में तो आती नहीं है, उसको प्रॉक्सी वार करना आता है। वो चाहती है कि हम इंडिया को दोनों साइड से घेर लें। इवन जो ईस्ट पाकिस्तान पहले था उस साइड से भी और इधर से भी। तो क्या कर लोगे इंडिया का? इंडिया इस टाइम इतनी पावरफुल है कि इन दोनों को 2 मिसाइल में उड़ा देगी ऐसे, एक वेस्ट में एक ईस्ट में, तो ये दोनों उड़ के खत्म हो जाएंगे दोनों कंट्रियां। बट ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है, रिलेशन रखना है, क्योंकि नेवर फर्स्ट हमारा कंट्री है। मोदी साहब बोलते हैं कि पड़ोसी देश पहले है, हमें न्यूट्रल रहना है, समझे? तो और पाकिस्तान में कौन मदद करेगा? ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? इससे डील हुई है, ये मदद करेंगे। क्लियर? सिंपल था न्यूज़, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। क्लियर? इतना याद रखना कि इंपोर्ट कर रही है बांग्लादेश पाकिस्तान से, राइस इंपोर्ट करना चाह रही है, और एक फेज आ भी गया है, दूसरा फेज आना बाकी है। क्लियर? चलते अपन आगे। यूएसए सीक इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो, जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर बता रहा हूं कि यूएसए में 20 जनवरी से यूएसए के 47th यूएसए प्रेसिडेंट कौन बन गए? डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्लियर? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ली थी, वीकेंड से अपने ओथ सेरेमनी ले ली थी, ओथ सेरेमनी करा था 20 जनवरी को, और वो 47th यूएसए के प्रेसिडेंट बन भी गए थे। अब इन्होंने आते ही कई सारे कमाल किए, मैंने आपको बताए भी थे इनके कमाल, कि कई सारी कंट्री को थ्रेट दिया कि आप पर टैरिफ लगाया जाएगा। इवन मैक्सिको, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स कंट्रियां, कई सारी कंट्री को धमकी दी कि आपके प्रोडक्ट पर, जो भी आपका, कनाडा को भी दी इंक्लूडिंग, कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है यूएसए के अंदर, यूएसए उस पर टैरिफ ज़्यादा लगाएगी, हैवी टैरिफ लगाएगी। क्या रीज़न था? क्योंकि यूएसए की सोच ये थी कि लोकल पीपल पर ज़्यादा फोकस करना। क्या करना? लोकल पीपल पर ज़्यादा फोकस करना। जो यूएसए के उनकी जो जॉब जाते जा रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उस पर ज़्यादा फोकस करना। क्लियर? अब ये अपोजिट बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया, ये अगर जो काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या है ये दोस्तों? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट पर इतना टैरिफ लगा दो कि वो इंपोर्ट ही ना हो पाए, इतना महंगा हो जाए कि हमारा लोकल प्रोडक्ट चले। मानिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया है, इंडिया कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी कीमत 100 रुपये है इंडिया के अंदर, और वही प्रोडक्ट यूएसए बना रही है जिसकी कीमत है 120 यूएसए के अंदर। अब इंडिया उसको एक्सपोर्ट करती है यूएसए में। अगर यूएसए 100% टैरिफ लगाएगी तो वो प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? 200 का हो जाएगा। और सेम प्रोडक्ट यूएसए का प्रोडक्ट वो कितने में मिल रहा है? 120 का। तो कौन सा लेना पसंद करेगा यूएसए सिटीजन? 120 वाला लोकल प्रोडक्ट को। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब यूएसए ने पहले बोला कि मैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करूंगा, ब्रिक्स कंट्रियों को धमकी दी। जो कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई रशिया में, तो रशिया ने एक डिसीजन लिया कि हम डॉलर को छोड़ के हम लोकल करेंसी का यूज करेंगे इंपोर्ट करने के लिए अमोंग ब्रिक्स कंट्री। और इसी के डिसीजन को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट ने धमकी दे दी थी कि अगर ब्रिक्स ऐसा करती है तो ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रियां हैं उनके सारे प्रोडक्ट पर मैं टैरिफ 100 और 200% कर दूंगा। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं यूएसए, वो यूएसए में आ रहे हैं। अगर वो टैरिफ कम चाहते हैं, लगाना इंपोज करना, तो यूएसए के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इंडिया में जा रहे हैं उन पर टैरिफ रिड्यूस करा जाए, और इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो ना करे अपने एग्रीकल्चर
प्रोडक्ट के लिए। ये खुद पहले कर रहे हैं और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अब पूरा कहानी समझे तो क्या है कि इंडिया और यूएसए ने अभी दोनों कंट्री ने मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड फेवरेट नेशन का टैग दिया हुआ है एक दूसरे को। अब ये होता क्या है, इससे क्या होता है कि दोनों कंट्री में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उन पर टैरिफ ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब कम टैरिफ होगा। बट इंडिया और यूएसए अपने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपना वी कैन से मार्केट को एनहांस करने के लिए टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं। दोनों कंट्री लगा रहे हैं, ऐसा नहीं मैं यूएसए की बोल रहा हूँ कि यूएसए ज़्यादा लगा रही है इंडिया के प्रोडक्ट पर, दोनों बराबर लगा रहे हैं ज़्यादा। तो क्या है कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहते हैं कि यूएसए के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में जा रहे हैं उन पर टैरिफ कम लगा जाए तो उसका मार्केट एनहांस हो, उसका मार्केट एनहांस हो। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या है इसके पीछे रीजन है। देखो आप जानते हो कि वोट बैंक, आपको लगता होगा कि हमारी कंट्री में ही वोट बैंक चलता है, नहीं, ये यूएसए में भी चलता है वोट बैंक। कैसे? क्योंकि क्या है, यूएसए के जो फार्मर हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बहुत लाइक करते हैं और ज्यादातर वोटिंग जो हुई है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के फेवर में वो सिर्फ ओनली फार्मर ने की है। अब आप जानते हो कि अगर कोई भी कम्युनिटी आपको ज़्यादा फेवर कर रही है तो आप उसका ज़्यादा सपोर्ट करोगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि यूएसए के जो फार्मर हैं उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। दैट इज द मेन रीज़न। समझे मेरी बात को? तो और देखो, आप अगर देखोगे डेटा, मैं आपको बताता हूं, इंडिया एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू यूएसए नियरली $4 मिलियन एनुअली। इतना एक्सपोर्ट कर रही है पर ईयर इंडिया। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो वो प्रोडक्ट देख लीजिए, जैसे स्पाइस, सेरल्स, क्लियर, ईटीसी, कई सारे डेयरी सेक्टर, क्लियर, पोल्ट्री, ये कई सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करती है यूएसए को। तो यही रीज़न है यूएसए ने रिक्वेस्ट करी है इंडिया से कि जो आप टैरिफ लगा रहे हो यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर उसको रिड्यूस करिए। दैट इज अ वेन डिस्कशन बिटवीन बोथ कंट्री। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब सारी कंट्री से बोल रहा है। इवन आपको मैंने नफ्टा के बारे में बताया था। नफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कितनी कंट्रियां हैं? 3-4 कंट्री, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। और इन तीनों में फ्री ट्रेड हो, दैट इज ये इसका इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसका मेन मोटिव है, ये बनाई गई है जो। तो क्या है कि नफ्टा से भी बोल रहे हैं कि इसको एग्रीमेंट साइन करा जाए कि सभी कंट्री में फ्री हो विदाउट एनी टैरिफ। समझे मेरी बात को? ये कहानी है, सिंपल मेंशन कराया ना कि यूएसए रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है यूएसए के उस पर टैरिफ को रिड्यूस करिए। सिंपल है, चलते बनाएंगे। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये ध्यान से सुनना। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखो सबसे पहले पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स ये 2024 डेटा आया है, 2024। अब इसको निकालता कौन है? तो इसको पब्लिश करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसने ये पब्लिश किया है। इसमें अब पैरामीटर क्या देखे जाते हैं? तो इसमें पैरामीटर देखे जाते हैं कौन कौन से? फंक्शन, फ्रेमवर्क, फाइनेंस, फंक्शनरी, क्लियर,
देन आफ्टर कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे पैरामीटर देखे जाते हैं इस इंडेक्स में। अब ये इंडेक्स होता क्या है, तो देखो आप जानते हो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया था। इसका मेन मोटिव था कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देना, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देना, स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देना, दैट इज द मेन मोटिव। क्लियर। अब इसमें क्या है, क्यों आया था, इसका मेन मोटिव था डिवोल्यूशन ऑफ, क्या मेन मोटिव था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर अमोंग सेंटर, स्टेट एंड पंचायत। क्लियर। और पंचायत का मेन मोटिव क्या है कि लोकल लेवल के पीपल, लोकल लेवल पीपल, इवन इसके साथ जो ग्रास रूट लेवल पर पीपल रह रहे हैं, जिनको वेलफेयर नहीं मिल रहा है, ग्रास रूट लेवल के पीपल जो रह रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द सेकंड रीजन। उनको भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्वमेंट करना। समझे मेरी बात को। मैं आपको फिर से इसके पैरामीटर लिख देता हूं यहां पर। फंक्शन फ्रेमवर्क, फंक्शनरी कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, याद रखोगे मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन बनता है कि सर किस स्टेट ने टॉप किया है, तो वो स्टेट है, याद रखना, इसको मैं रिवीज कर देता हूं। वो स्टेट है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये 3 स्टेट हैं जिन्होंने टॉप किया है इस इंडेक्स में। क्लियर। टॉप किया है इस इंडेक्स में। और ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने बड़ा इंप्रूवमेंट किया है, यह भी बताना जरूरी है। तो वो है 2 स्टेट, बिहार और यूपी। 2 स्टेट हाईएस्ट इंप्रूवमेंट, और वर्स्ट स्टेट बताइए सर, वर्स्ट स्टेट कौन कौन सी आई है। तो वो आई है मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये आई है वर्स्ट स्टेट। इन्होंने कुछ नहीं किया पंचायत लेवल पर। अगर कोई भी स्टेट अच्छा काम कर रही है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर कर रही है, फाइनेंस दे रही है, इवन उनको पावर दे रही है पंचायत को टू इम्पोज दी टैक्स और कलेक्ट दी टैक्स, और अपने फाइनेंस को इंडिपेंडेंट कर रही है, वो स्टेट को हाई अथॉरिटी मिलेगी। और ये सारी स्टेट, साउथ स्टेट देखिए आप, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये बड़ा अच्छा कर रही हैं और इसलिए टॉप कर रही हैं पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स ऑफ 2024। याद रखना, ये क्वेश्चन मेंशन करने में आ जाएगा आपको। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, डिवोल्यूशन माने क्या कि पावर को डिवोल्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना अमॉन्ग स्टेट, सेंटर एंड पंचायत,
दैट इज कॉल्ड अ डिवोल्यूशन। समझे आप मेरी बात को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपन आगे। नेक्स्ट, इंडिया होस्ट वुमेन पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस। देखो जैसे कि आप जानते हो कि अगर किसी भी कंट्री में वार होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसका क्या रीजन है? अगर वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर हो चाहे ना हो, वो यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। क्या भेजती है? पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। क्लियर? जिसमें कई सारी वुमेन भी होती हैं, कई सारी वुमेन भी होती हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे ये वुमेन, कई सारी वुमेन भी हैं। क्लियर? अब इनका भी कंट्रीब्यूशन हमें एप्रिशिएट करना है, ऐसा तो नहीं है। तो ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया इसको होस्ट करेगी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट फ्रॉम 24 एंड 25 फरवरी। क्लियर? आज और कल में, और ये 2 डेज की कॉन्फ्रेंस है। और कहां पर होगी? इंडिया में, न्यू दिल्ली में। याद रखोगे। अब इसमें जो डिफरेंट कंट्री की जो वुमेन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, ये सारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपका भी कंट्रीब्यूशन बराबर है। अगर कंपेयर किया जाए मैन से, तो आपने भी बराबर कंट्रीब्यूट किया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में। क्लियर? और इस बार की थीम क्या है? थीम भी याद रखना क्या है? वुमेन पीस कीपिंग ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। याद रखोगे, वुमेन पीस कीपिंग ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, ये इसकी थीम है। समझे मेरी बात को? तो इसी के साथ 24 फरवरी के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।